जिंदगी एक सफर है सुहाना। ये सफर सुहाना बना रहेगा अगर आप समय का सदुपयोग करते रहेंगे, क्योंकि जीवन एक समय ही है और समय का सदुपयोग होता रहेगा अगर आप जुड़े रहेंगे कोरोना फिजिक्स के साथ। मैं हूं भानु भदौरिया और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल कोरोना फिजिक्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डायमेंशन के बारे में पढ़ा था, तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के जो यूजेस हैं। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस जो है उसके एप्लीकेशन क्या है, क्या एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस के, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करिए, हेडिंग लगाइए एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हेडिंग लगाइएगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। Applications of dimensional analysis. तो पहला होता है आपका चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस। पहला एप्लीकेशन क्या है? चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस। नंबर 1 में लगाइएगा हेडिंग चेकिंग द करेक्टनेस of an equation. Checking the correctness of an equation. इसमें क्या है आपका कि अगर कोई इक्वेशन करेक्ट है तो डायमेंशनल एनालिसिस की सहायता से हम कैसे चेक करेंगे? तो इक्वेशन कोई गिवन है तो उसके एलएचएस साइड की जो डायमेंशन होगी वो आरएचएस एलएचएस साइड के ईच टर्म की डायमेंशंस आरएचएस साइड के ईच टर्म की डायमेंशंस के इक्वल है, तो हम कह देंगे कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, फॉर ए करेक्ट इक्वेशन द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन एलएचएस शुड बी सेम as that of dimension of each term in RHS। कैसे इसको जस्टिफाई करते हैं? देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशंस आपने पढ़ी होगी। 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस थी। एक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन तभी एप्लीकेबल थी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ठीक है, तो इनमें से कोई एक इक्वेशन हम डायमेंशनली चेक करते हैं कि करेक्ट है या नहीं। तो जी कोई इक्वेशन ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो एलएचएस की डायमेंशन निकाल लीजिए, एलएचएस की डायमेंशन निकालिए, फिर आरएचएस की डायमेंशन निकालिएगा आपका। तो एलएचएस की डायमेंशन क्या है? निकालिए। एलएचएस की डायमेंशन आपकी क्या है? डायमेंशन ऑफ एस, यानी एलएचएस में हमें क्या मिल जाएगा? डायमेंशन किसकी? एस की। और एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी आपकी? एल। अब देखो आरएचएस साइड में हम जाए तो आरएचएस साइड में जो पहला टर्म है वो यूटी है, तो डायमेंशन ऑफ यूटी क्या हो जाएगी? डायमेंशन ऑफ यूटी होगी यू की डायमेंशन यानी वेलोसिटी की डायमेंशन। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी आपकी? मीटर पर सेकंड यूनिट यानी एल अपॉन टी। और टाइम की डायमेंशन क्या होगी आपकी? टी। तो क्या रिजल्टेंट डायमेंशन कितनी बची? लेंथ की डायमेंशन। क्या हाफ ए टी स्क्वायर टर्म की डायमेंशन देखें, हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसकी हाफ कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं होगी। डायमेंशनलेस होते हैं कांस्टेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू या कांस्टेंट्स क्या होते हैं? डायमेंशनलेस। तो ए की वैल्यू, ए की डायमेंशन क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी इसकी डायमेंशन आपको पड़ी थी, कितनी पड़ी थी? एल टी माइनस 2 एक्सेलरेशन की डायमेंशन। टी की डायमेंशन कितना हो जाएगा? टाइम की टी स्क्वायर। अगेन इसकी डायमेंशन कितनी मिली हमें? एल। तो क्या देखो एलएचएस का जो ईच टर्म है उसकी डायमेंशन एल, आरएचएस के ईच टर्म की डायमेंशन कितनी? एल। इसका मतलब एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट, यानी बीमा के आधार पर ये इक्वेशन क्या है? सही है।
ऐसे ही हम बाकी के लिए चेक कर सकते हैं आपका। तो सेकंड एप्लीकेशन हम इसके बाद लिखते हैं, तो हेडिंग लगाइएगा आपका कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अदर यूनिट, मतलब एक यूनिट का दूसरी यूनिट में परिवर्तन। तो कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अदर यूनिट, सेकेंड हेडिंग है आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में क्या है आपका, जैसे हमने कहा कि 1 न्यूटन फोर्स है। यूनिट्स क्या होती है आपकी, पहले देखो यूनिट्स जो है आपकी, हम जनरली क्या करते हैं आपका है 3 टाइप की यूनिट्स यूज करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन क्या है आपका, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। 3 टाइप के आपके क्या नाम यूनिट्स, एक एमकेएस सिस्टम में यूनिट यूज करते हैं, एक सीजीएस सिस्टम में और एक एफपीएस सिस्टम में। यानी एक आपका एमकेएस सिस्टम है आपका, एक आपका सीजीएस सिस्टम है और एक एफपीएस। मतलब क्या है वो देखिए, एमकेएस सिस्टम का मतलब है लेंथ हम मीटर में मेजर करेंगे, मास किलोग्राम में और टाइम सेकंड में। सीजीएस सिस्टम में क्या है आपका, लेंथ सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, मास ग्राम में और टाइम सेकंड में। एफपीएस सिस्टम में क्या है आपका, जो लेंथ है वो फीट में मेजर करेंगे, यानी फुट में मेजर करेंगे, और जो आपका मास है वो पाउंड में मेजर करेंगे और टाइम सेकंड में। फिर आपके पास एक एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट जनरली क्या है, एमकेएस सिस्टम को ही कहा गया है। क्यों, जैसे मान लीजिए आपका कि ये यूनिट किसी देश में एमकेएस सिस्टम सिखाया जाए, किसी में सीजीएस सिस्टम सिखाया जाए, किसी में एफपीएस। तो जब इंटरनल कम्युनिकेशन होगा, जैसे मान लीजिए आपका 2 देश हैं, तो एक जगह एमकेएस सिस्टम चलता है, एक जगह सीजीएस सिस्टम चलता है। तो मान लीजिए एमकेएस सिस्टम वाला सीजीएस सिस्टम वाले देश की बाउंड्री को पार करके पहुंच गया है आपका सीजीएस सिस्टम वाले देश में। प्लेन कोई पायलट है, उसको क्या किया गया है आपका एमकेएस सिस्टम एक कंट्री में, दूसरे में क्या सीजीएस है। तो एमकेएस सिस्टम वाला जो कंट्री है उसका जो आपका पायलट है, एयरफोर्स का जो पायलट है, वो प्लेन के साथ सीजीएस सिस्टम वाले कंट्री में पहुंच गया है। तो उसको क्या है, सीजीएस सिस्टम वाले कंट्री से वार्निंग दी जाती है कि आप गलती से हमारी सीमा में आ गए, वापस चले जाइए। तो वो पूछता है किधर वापस जाएं, तो सीजीएस सिस्टम वाले बताते हैं 100 सेंटीमीटर लेफ्ट जाके फिर राइट टर्न हो जाइए। तो जब उसको जो है एमकेएस वाले को सेंटीमीटर के बारे में पता ही नहीं है, तो वो कंफ्यूज होगा, कहेगा बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा आपका, वो आप समझ गए होंगे। तो अब क्या किया गया है कि एक इंटरनेशनल मीटिंग बुलाई गई और उसमें ये तय किया गया कि हर देश में एक ही मानक रखा जाएगा, जिससे अंडरस्टैंडिंग में कंफ्यूजन ना हो। तो जो सिस्टम माना गया आपका इंटरनेशनल सिस्टम, जो एमकेएस को माना गया और उसे नाम दिया गया आपका सिस्टम इंटरनेशनल, यानी एसआई यूनिट कहा गया। तो एसआई यूनिट का मतलब है एमकेएस सिस्टम जो फॉलो किया गया। ठीक है, जैसे आपका फोर्स है, तो फोर्स का एमकेएस सिस्टम में जो आपका मात्रक होगा वो क्या होता है आपका न्यूटन। ठीक है, और सीजीएस सिस्टम में मात्रक क्या होता है डाइन। तो अब जब एक ही सिस्टम मान लिया गया, तो कोई भी पायलट एयरफोर्स का किसी देश में जाएगा तो उसको जो इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे वो वही मिलेंगे जो उसने भी सीखे होंगे, तो वो उनको फॉलो करेगा। तो अब हमें क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में जैसे हमने कहा, आपसे बोलते हैं कि 1 न्यूटन को आप कन्वर्ट करिए डाइन। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में देखिए, यूनिट में क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और जैसे हमने कहा कि यूनिट का मतलब आपका समझेगा, एक n1 न्यूमेरिकल वैल्यू है, u1 यूनिट है, और इसको हमें क्या करना है n2 न्यूमेरिकल वैल्यू और u2 यूनिट। जैसे हमने कहा कि 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर देखो न्यूटन क्या हो गई, यूनिट हो गई, और n1 क्या हो गया, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। अब हमें उसको काय में करना है, डाइन में करना है। तो यानी डाइन क्या हो गई, यूनिट हो गई, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी वो हम अभी निकाल लेंगे यहाँ से। तो क्या करना होता है, जैसे हमने कहा 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, तो फार्मूला आपको ध्यान रखना है n1u1 इज इक्वल टू n2u2। n1 न्यूमेरिकल वैल्यू है, u1 क्या है, यूनिट है। तो कैसे निकालेंगे, 1 न्यूटन का जो न्यूटन आपका यानी फोर्स हो गया, तो फोर्स का मतलब क्या है, न्यूटन है। न्यूटन का मतलब हो गया आपका केजी, यानी F इज इक्वल टू ma लगाते हैं। M क्या हो गया आपका किलोग्राम, A का मतलब हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी इसका मतलब अगर हम लिखें
तो यूनिट क्या होगा आपका, फोर्स का यूनिट आपका लिख देंगे न्यूटन को लिखेंगे हम केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो आपका डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं केजी यानी एम, मीटर यानी एल अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो इसको ऊपर ले जाकर के सेकेंड स्क्वायर को क्या लिखते हैं टी स्क्वायर, तो ऊपर ले जाएंगे टी टू पावर माइनस 2। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है 1 डाइव में। तो इसी में हम क्या करेंगे, एक तरफ हम m1 m2 मान लेंगे, m1 l1 t1, और एक तरफ m2 l2 और t2 मान लेंगे, m2 l2 और t2 मान लेंगे। ठीक है, तो क्या करें आपका, देखिएगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यानी m1 l1 t1 की पावर माइनस 2 और इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर n1 क्या हो गया 1, इसी में रखना है, तो इज इक्वल टू क्या हो गया इधर n2 हो गया, और u2 में हम क्या लिख देंगे m2 l2 और t2 की पावर माइनस 2। m1 जो है वो केजी में रखेंगे, m2 क्या है आपका ग्राम में है, l1 मीटर में है, l2 सेंटीमीटर में है, और टाइम सेकंड में, ही दोनों में नहीं। तो क्या है यहाँ हम लिख सकते हैं आपका m1 अपान m2 इनकी पावर 1 है, l1 अपान l2 और t1 अपान t2 इनकी पावर क्या है -2, पावर क्या है -2, t1 की पावर -2, t2 की पावर -2। तो इस इक्वल टू क्या बचा हमारे पास n2 बचा, m1 क्या है आपका केजी में है, m2 कितना है ग्राम में, यानी 1 केजी, और 1 केजी में ग्राम कितने होते हैं 1000। तो यहाँ पर क्या रखेंगे आपका, ये नोट कर लीजिए, इसी में रख रहे हैं, यहाँ पे रेफरेंस चाहिए, m1 यानी 1 केजी, m2 मतलब 1000, l1 मतलब 1 मीटर, m2 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, टाइम 1 यहाँ पर भी 1, और इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू कितना n2। तो क्या यहाँ से हम n2 मिल जाएगा, यहाँ से हमें n2 मिल जाएगा। कमेंट करिए कितना मिला n2, कमेंट करिए n2 कितना मिला, 10 टू पावर कितना -5 -6 जो भी मिला यहाँ से लीजिए, ये ऊपर 10 टू पावर -3 ऊपर क्या 10 टू पावर -2, यानी 10 टू पावर कितना मिल गया -5, नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से जब भी हमें क्या करना हो, यूनिट का कन्वर्जन करना हो, फार्मूला यूज क्या करना है आपका n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। तो n1 क्या होगा, जो यूनिट दी हुई है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, u1 क्या है यूनिट, n2 क्या होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, और u2 क्या होगी वो यूनिट जिसमें हमें कन्वर्ट करना है। तो यहां से हम n2 निकाल लेंगे, इस तरीके से फॉलो करके ये प्रैक्टिस कर लेना, सिर्फ बेसिक फंडा बता दिया है, कोई भी यूनिट कन्वर्ट करनी हो इसी तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। फिर तीसरा एप्लीकेशन क्या है आपका, तीसरा एप्लीकेशन जो है आपका, देखो ये n1 u1 n2 u2 कहां से हमने लिख दिया है, ये कहां से लिख दिया है, वो एक पॉइंट सुन लीजिएगा। हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाई थी, अगर वीडियो नहीं देखा तो वहां देख लीजिएगा। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कोई भी जो आपका फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी जो है वो क्या होती है, उसकी कोई यूनिट होती है और न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यानी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या लिखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू टाइम्स यूनिट। तो वहीं से हमने n1 u1 लिया है, एक फिजिकल क्वांटिटी मतलब एक सिस्टम में और ये दूसरे सिस्टम में आपका। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे लिखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का, वो क्या है आपका रिलेशन निकालना है। अगर आपका कंडीशन दी हुई है कि फोर्स मास पे इस तरीके से डिपेंड कर रहा है, पावर आपके देखो क्या हो जाएगी, देखिए बेटे यहाँ चेक कर लेना, देखो n2 निकाला हमने, तो n2 गया आपका, हमें कन्वर्ट करना क्या है, हमें कन्वर्ट करना है, देखिएगा आपका मैं शायद रिवर्स लिख दिया, हमें मीटर को ग्राम में, किलोग्राम को ग्राम में और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना था ना। तो ये क्या है आपका m2 सेंटीमीटर में है, ये क्या है आपका मीटर किलोग्राम में है, ये क्या है आपका ग्राम और सेंटीमीटर में है। तो
किलोग्राम को हम क्या करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे और मीटर को काय में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में। तो अब आपका ये आपका N2 मिल गया कितना, 10 टू पावर 5। N2 कितना मिल गया, 10 टू पावर 5। कन्वर्जन किसको करना था, न्यूटन को डाइन में करना था, यानी मीटर को किसमें, सेंटीमीटर में, और किलोग्राम को किसमें, ग्राम में। ठीक है, करेक्ट कर लेना इसको। नेक्स्ट आपका क्या है, हम कर सकते हैं डेराइविंग द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशनल फार्मूला यूज करके थर्ड उसका जो एप्लीकेशन है वो हम क्या कर सकते हैं, आपका कोई फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, कोई फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। कैसे, वो देख लीजिए आपका। तीसरे में आप लिख लगाइएगा आपका डायमेंशनल एनालिसिस की सहायता से रिलेशन ज्ञात करना। थर्ड आपका है डेराइविंग द फार्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। एक क्वेश्चन इसमें आपको दे रहे हैं, लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा आपका। क्वेश्चन ये है आपका कि कोई एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है, यानी कोई फोर्स है वो किसी पार्टिकल पर लग रहा है, तो वो फोर्स उस पार्टिकल के मास पे डिपेंड कर रहा है और उस पार्टिकल के एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। फार्मूला निकालना है। देखो डायमेंशनल एनालिसिस से हम एग्जैक्ट फार्मूला नहीं निकाल पाते हैं, यानी जो कांस्टेंट वगैरह है या जो आपका पाई वगैरह वो फार्मूले में नहीं आते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट फार्मूला आपको मिल जाता है। तो कोई पार्टिकल है, उसका मास m है, एक्सेलरेशन a है, फोर्स पार्टिकल पे जो लग रहा है वो मास और एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। f का फार्मूला निकालना है आपको। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे f इज इक्वल टू सम f प्रोपोर्शनल लिखेंगे, ma इज इक्वल टू लिखेंगे कांस्टेंट टाइम्स ma। ठीक है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इधर हम क्या करेंगे, हम कह देंगे कि f जो है प्रोपोर्शनल है m की पावर x पर और a की पावर y पर। तो क्या कह सकते हैं, f प्रोपोर्शनल होगा m की पावर x इंटू a की पावर y, यानी f इज इक्वल टू k m की पावर x a की पावर y। तो इधर f की हम डायमेंशन लिखेंगे, f की डायमेंशन क्या होती है, m में 1 होती है, m n p माइनस 2, l में 1 p में माइनस 2। कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है। फिर मास यहाँ लिखा आपका m, इसकी कितनी डायमेंशन है आपकी x, और एक्सेलरेशन क्या है l p माइनस 2, इसकी डायमेंशन कितनी, इसकी पावर कितनी y। तो हम पावर कंपेयर कर लेते हैं। देखो यहाँ पर m में कितनी पावर है x, इधर कितनी है आपकी 1, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें 1। अब देखो l में पावर कितनी है 1, y में पावर कितनी है आपकी 1, तो यानी हमारे पास हो गया y इज इक्वल टू 1। p में भी देख लीजिए, यहाँ माइनस 2 है, यहाँ माइनस 2y होगा, अगेन y 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स है वो m की पावर x पे हमने माना तो डिपेंड कर रहा है y की a की पावर y पे, तो x और y की वैल्यू आ गई। तो क्या हम यहाँ पे रख दें इस फार्मूले में, जो f इज इक्वल टू आया था k m a की पावर x a की पावर y, तो क्या f इज इक्वल टू मिल गया k m a। k क्या है आपका, हमने कहा था कि एग्जैक्ट फार्मूला नहीं आता, तो यहाँ का f इक्वल टू हम रिलेशन निकालिए कि f मास और एक्सेलरेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि जो प्रेशर है, ठीक है, किसी लिक्विड में जो प्रेशर है, हमने कहा वो प्रेशर डिपेंड कर रहा है उसके वॉल्यूम पर और डिपेंड कर रहा है एरिया पर। ठीक है, प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है आपका है, हमने कहा वैल्यू मिलेगा आपका ये फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, हमने कहा जो फोर्स है लिक्विड जो अप्लाई कर रहा है आपका वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर, और जो एरिया है, तो आपका फोर्स प्रेशर के लिए फार्मूला चाहिए। तो क्या करोगे, हम मान लेंगे कि प्रेशर जो है फोर्स की x पावर पे डिपेंड कर रहा है और एरिया की y पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लिखेंगे P प्रोपोर्शनल क्या है आपका f की पावर x और a की पावर y, p इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट f की पावर x a की पावर y। फिर प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला लिख लेंगे और फोर्स और एरिया का डायमेंशन लिख लेंगे, कंपेयर कर देंगे पावर्स, और वहां से प्रेशर के लिए एक रिलेशन मिल जाएगा।
ये प्रोपोर्शनल है इसलिए क्वेश्चन नहीं लिखा, इसलिए हमने कहा कि प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स पर और डिपेंड करता है एरिया पर। तो आप मान लेना है कि फोर्स की x पावर पे डिपेंड करता है, एरिया की y पावर पे डिपेंड करता है। फिर दोनों तरफ की डायमेंशन लिख करके एक फार्मूला आपको मिल जाएगा पावर कंपेयर करने पर, वही आपका प्रेशर फोर्स और एरिया में रिलेशन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, जारी रखिए पढ़ाई भानु भदौरिया के साथ, यानी करोना फिजिक्स चैनल से जुड़े रहिए और अपडेटेड रहिए।